हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा और मैं आप लोगों को सीटेट का हम लोग का वो सीक्वेंस चल रहा है, सेट चल रहा है, वो प्रैक्टिस सेट। तो उसमें हम लोग आज दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। ठीक है, देखिए फसल मौसम के अकॉर्डिंग खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल होती है। तीन तरह की फसल होती है। ठीक है, तो जैसे खरीफ की फसल बोल रहा है, तो जैसे रबी की फसल आती है दिसंबर में, मतलब ठंडी के महीने में होती है, तो इसमें बोल रहा है खरीफ की फसल यानी कौन सा होता है, गेहूं, सरसों, ये तो नहीं है। सरसों धान, ये भी ठंड का है। मतलब धान तो है लेकिन सरसों नहीं है। ठीक है, मटर, इसमें मक्का मटर, देखिए मक्का है, मटर नहीं है। तो ये सारे आंसर कट गए, जो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है, तीन तरह की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल, जायद की फसल और आपके रबी की फसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तालिका, हाँ नीचे दिए गए तालिका तीन मानवीय रोगों से उनके संचारण रोग कारक सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीव, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, और संचरण, कैसे उनका संचरण होता है, को मतलब हम लोगों को यहाँ पे भरना है। ठीक है, जैसे टाइफाइड, ओके, जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। ओके, जीवाणु से होता है, तो वो किससे द्वारा फैलता है, जानते हैं, कंटामिनेटेड फूड वाटर, मतलब दूषित पानी से फैलता है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें पहले होगा जल। ठीक है, खसरा क्या है, खसरा संचरण का तरीका तो वायु है, लेकिन इसमें किससे होता है, ये वायरस से होता है। ठीक है, तो ये वायरस से होता है। थर्ड, डेंगू, डेंगू कैसे होता है, देखिए डेंगू भी आपका, जो इसका डेंगू है ये फैलता है मच्छर से, लेकिन इसका जो रीजन है वायरस है। ठीक, तो ये इस तरह फिल करना है। तो इसमें जिसमें जल, वायरस, वायरस, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन, थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, यस होता है। फिर कारण, पारा उष्मा का सुचालक है, एक कारण ये है। दूसरा कारण है, गर्म किए जाने पर पारे का एक रूप प्रसार होता है। देखिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, अभिकथन तो सही है, लेकिन जो पारा उष्मा सुचालक है ये इसका कारण नहीं है, क्योंकि गर्म करने पर जो पारा होता है वो फैलता है। देखिए जब तभी तो इंसान का जो टेम्परेचर, जिसको फीवर रहता है, उसका टेम्परेचर जब ज्यादा रहता है, तो जब पारा ऊपर पहुंच जाता है तभी हम लोग जानते हैं कि इसको इतने डिग्री फीवर है। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर, हाँ देखिए अभिकथन ए सही है, ए सही है, आर वन गलत है, आर वन गलत है, R2 सही है लेकिन R1 गलत है। फिर क्या आ रहा है, R1 RA की, नहीं R1 RA की व्याख्या नहीं करता है, R2 RA की व्याख्या कर रहा है। देखिए R2 मतलब कि थर्मामीटर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि गर्म करने पर फैलता है, इसीलिए जब आपका टेम्परेचर, आपका बॉडी गर्म होता है तो पारा ऊपर जाता है, तो हम लोग कहते हैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड इसको फीवर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सभी प्रोटोजोआ एक कोष की होते हैं, ये तो सही है। प्रोटोजोआ आपके जो होते हैं वो एक कोष के होते हैं। ठीक है, ओके, ओके ये सही है, फर्स्ट वाला सही है। दूसरा, सभी बैक्टीरिया एक कोष के होते हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक, सभी कवक एक कोष के होते नहीं, सभी कवक एक कोष के नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ईस्ट जो सुना होगा, इसको साइक्रोमाइसिटीज कहते हैं, यही एक क्या होता है, ये सिर्फ एक कोष के होते हैं, और जो कवक होते हैं वो बहुकोष के भी होते हैं। ठीक है, ईस्ट आपका एक कोष के होता है, तो सभी कवक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी लगने की वजह से ये आंसर गलत है। तो फर्स्ट और सेकेंड आंसर यानी इसमें से ए और बी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री का लपेटने या फॉयल बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आप मैंने मतलब जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने वहां बताया था कि कभी भी धातु को जब हम लोग पीटते हैं, अधात वर्धनता, उस क्वालिटी को कहते हैं अधात, और उसी चद्दर पेपर के रूप में उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे आप धातु को पीटते हैं तो एक चद्दर के रूप में, एक आप फॉयल के रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये क्वालिटी क्या कहलाती है, उष्मा का सुचालक। ये तो बिल्कुल नहीं गलत, ये गलत है। ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया नहीं करता, ये ऑप्शन ही नहीं लगता। हाँ देखिए, बहुत अधात वर्ध है, मतलब इसको पीट के एक फॉयल, एक चद्दर के रूप में हम लोग बना सकते हैं, और उसी से हम लोग लपेटते हैं, जो फॉयल पेपर आता है, देखिए पन्नी बनाने का उपयोग करता है। ठीक है,
नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ओके। आभासी आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। फिर कह रहा आभासी, देखिए आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहां प्रकाश की किरणें अपसरित होती हैं। ओके, देखिए पहला अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया और हमें दो कारण दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें यहाँ पे ये चूज करना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जानते हैं पहले तो किसमें बनता है, आपके समतल दर्पण में। ठीक है, उत्तल। देखिए यहाँ पे कह रहा आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहां से प्रकाश की किरण अपसरित, देखिए अपसरित मतलब क्या होता है कि फैलती है। ठीक है, जहां से प्रकाश की किरणें फैलती हैं। ओके, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा। हाँ, आभासी जो आपका समतल दर्पण जिसमें आप फिगर अपना चेहरा देखते हो उसमें कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है ना, तो ये दोनों सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है R1 या R2 दोनों सही है। ओके, सही है दोनों, लेकिन R1 RA की सही व्याख्या करता है। ओके, ये सही है क्योंकि R1 R2 दोनों सही है, लेकिन R2 R की सही व्याख्या करता है, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं सही है, R1 सही है किंतु R2 गलत है, ये भी नहीं सही, दोनों है लेकिन व्याख्या R1 RA का कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि। ओके, मतलब क्या रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो जो जाइगोट बनता है, जैसे ओवा से और स्पर्म से जब फर्टिलाइजेशन होता है, बोल रहा है जाइगोट जो बन रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है युग्मनज मतलब जाइगोट प्राणी में विकसित होता है, अंडे में कब वो नर बनेगा, कब वो मेल बनेगा, ये पूछ रहा है कब वो मेल बनेगा। ठीक है, अंडे में वाई गुणसूत्र हो। ओके, कभी भी अंडे में वाई गुणसूत्र होता नहीं, अंडे में दोनों XX होता है और वाई जो पुरुष होता है उसमें XY होता है, जब XY होगा तभी पुरुष बनेगा, पहली चीज। ठीक, दूसरा शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र, मैंने क्या कहा, शुक्राणु यानी स्पर्म में एक वाई गुणसूत्र हो, तो आंसर यही दिख रहा है। और पढ़ लेते हैं, शुक्राणु में एक X गुणसूत्र, शुक्राणु में 2 वाई गुणसूत्र। देखिए जो ये आपका ओवा होता है दोनों में X होता है मतलब अंडा, और जो स्पर्म होता है XY होता है, लेकिन जब बच्चा बॉयज बन रहा है, नर बन रहा है, तो इधर से माँ से एक X आएगा और पिता से Y आएगा। आपका जो पिता ही होता है आपका लिंग निर्धारण करता है कि लड़की होगी कि लड़का, ये माँ से कभी नहीं होता, ये निर्धारण पिता के पास होता है क्योंकि वाई कौन आपके फादर के पास होता है। ओके, तो 7 नंबर आंसर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी, शुक्राणु में वाई क्रोमोसोम्स हो। ठीक है, नेक्स्ट, एक तत्व X, देखिए यहाँ पे X कोई जो इसमें 4 ऑप्शन दिया उसमें माना गया कि वो तत्व है। ठीक है, एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है। ओके, माना X ऑक्सीजन की क्रिया किया तो धातु ऑक्साइड जो भी है चलो बनाता है, जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी ठीक है लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी वो क्षार है। ठीक है, अब हमें क्षार वाला आंसर देखना होगा, तो क्षारीय धातु आपके आवर्त सारणी में कहाँ है, सेकंड आपके जैसे ये फर्स्ट ग्रुप में सेकंड में है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन तो है नहीं, पहली बात तो नाइट्रोजन धातु ही नहीं है, कार्बन धातु ही नहीं है, तो इसमें कौन सा बता, क्षार कौन सा होगा, मैग्नीशियम। आपका आंसर कौन होगा, मैग्नीशियम। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है, और नीला लिटमस नीला ही रहता है तो वो एक क्षार है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन मैग्नीशियम होगा। क्लियर, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी तार की लंबाई, ओके क्या कह रहा है, यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। देखिए कह रहा है अगर तार की लंबाई और उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है दुगना कर दिया तो तार की विद्युत प्रतिरोध पर, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चैप्टर जब आपको पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, जैसे प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, नहीं, लेकिन क्या होता है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके प्रतिरोध मतलब क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये चैप्टर जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, और
पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 क्वेश्चन। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन आवश्यक है? ठीक है, अगर वसा में घुलनशील विटामिन पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सा है। तो वो अगर अच्छी स्किन चाहिए तो उसके लिए कौन सी विटामिन आपको चाहिए? तो विटामिन ए, पहली बात तो ये बी सी किसमें है? ये बी सी तो आपकी जल में घुलनशील है, यहाँ वसा ही नाम लिया तो वसा में इसमें से 2 बट रहा है, क्योंकि वसा में ए डी ई के होता है। ठीक है, तो ए स्किन के लिए और आपके आंखों के लिए विटामिन ए एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल वनस्पति जल में तैरते रहने में मदद नहीं करता? ठीक है, ओके, क्या कह रहा है? वृंतों एवं तनों की बृहत नलियां, जो इसके वृत्त है और जो इसका स्टेम है। ठीक है, दूसरा पत्तियों पर मोम की परत, मोम की परत तो जल को तैरने में मदद नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं की ऑप्शन आ गया, यानी जो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद पत्तियों की बड़ी गोल चक्र आकार की होती हैं। ओके, पत्तियां और तना अंगुली नुमा जैसे फीते जैसे होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी हेल्प नहीं करते हैं वो आपका होगा वृंत और तन की बृहत नलियां होती हैं, और दूसरा बृहत बड़ी गोल चक्रिका आकार की होती है। पत्तियां अगर बड़ी होती है, गोल होती है, चक्रिका के आकार होती है, तो वो भी हेल्प नहीं करती है। तो इसमें ए और सी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए और सी है। ठीक है, निम्नलिखित में जीवों को उनकी पोषण की पद्धति से मिला दे। देखिए, स्वपोषी कौन होते हैं? स्वपोषी आपका है कौन? शैवाल, शैवाल है ना। देखिए, आपका जो भोजन खुद स्वपोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा है? शैवाल। ओके, उसके बाद प्राणिसम भोजन कौन है? जो प्राणिसम भोजन आपका जो मशरूम होता है। ठीक है, तीसरा परजीवी, जो दूसरों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अमरबेल, ये कसकुट होता है। ठीक है, अमरबेल ये होता है। और नहीं, परजीवी सब प्राणी की तरह अमीबा होता है, और मृतक जीवी आपका मशरूम होता है, जो सड़े गले पदार्थ को खाता है वो मशरूम होता है। और प्राणी के समान जो भोजन अपना अमीबा करता है। ठीक है, और उसके बाद प्राणी परजीवी, परजीवी जो जैसे अमरबेल होता है, जो कि दूसरे पेड़ों पर अपना जीवनवास करने के लिए, और स्वपोषी शैवाल। तो इसका ऑप्शन होगा ए का थर्ड, ए का थर्ड, जैसे इसमें ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आता है पी क्यू आर और एस 4 धातु के संबंध में अवलोकन कीजिए। और पी और एस को क्यू पी, अच्छा ठीक है, 4 दिया गया है, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी और एस को क्यू क्रमशः उनके लड़ियों बिलर में विस्थापित। देखिए, पी और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर आप में, पी और एस को कौन विस्थापित कर रहा है? क्यू। ओके, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद एस और आर को पी क्रमशः उनके एस और आर को पी विस्थापित करता है। ठीक है, ओके, तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केवल आर को एस और आर को, फिर कह रहा है केवल आर को यस, अच्छा अभी ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, केवल आर को यस उनके लवड़े विलयन से और आर को एस विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन है? अच्छा देखिए, फिर बता, ये जैसे जो विस्थापित कर रहा है, दूसरों का स्थान ले रहा है, उसमें वो एक्टिव है। ठीक है, तो पूछ रहा द्वितीय एक्टिव कौन है। ठीक है, तो जो द्वितीय एक्टिव है आपका, देखिए आपका, देखिए पी और एस, पी एस को क्यों विस्थापित कर रहा है? एस आर को पी विस्थापित कर रहा है, तो द्वितीय कौन सा? पी है ना आपका। फिर आर को यस, सब देखिए, 2 को ये विस्थापित कर रहा है, फिर पी इन दोनों को विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे एक्टिव दिख रहा है आपका पी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू,
क्यों, कुछ किसी को क्यों तो कर ही रहा, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद पी बचा, फिर आर, आर एस को कर रहा, और बल्कि अगर पूछा जाए कौन नहीं विस्थापित कर तो यस उसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन कौन द्वितीय विस्थापित कर रहा है, द्वितीय स्थान पे देखिए दो को ये भी विस्थापित कर रहा, कौन, पी। ओके, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती हैं। ओके, मानव वह ध्वनि सकता है जिसकी आवृत्ति 1500 हर्ट्ज है। ओके, फिर क्या रहा, ध्वनि तरंगे परावर्तित नहीं हो सकती, परावर्तित होती है। अगर कौन सा सत्य है, तो ये तो सत्य, ये गलत है ना, परावर्तित होती है। जब लोग कैसे बंद कमरे में बोलते तो ऊपर से आवाज आती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तंत्रों की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये भी गलत है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जैसे हम लोग, ठीक है, तो ध्वनि गैसों में द्रुतगामी होती है। मानव व ध्वनि सकते हैं जिसकी आवृत्ति 1500 हर्ट्ज, ये सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि परावर्तित भी होती है, प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, और ध्वनि गैसों में द्रुतगामी नहीं होती है, ठीक है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां मानव में युग्मों में पाई जाती, मतलब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मतलब डबल पाया जाता है, एक नहीं पेयर में पाया जाता है, ये मतलब है, युग्म मतलब पेयर, ठीक है। जैसे अद्विक मतलब किडनी पे जो एड्रिनल पाया जाता है, ठीक है। थायराइड, एड्रिनल और थायराइड की बात कर रहा है, अग्नाशय अकेले ही पाया जाता है आपके ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे, ठीक। पीयूष ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। थायराइड देखो, ये पीयूष थायराइड तो है लेकिन पीयूष नहीं है। पीयूष ग्रंथ, अग्नाशय ग्रंथ नहीं है। यही आपका किडनी पे, दोनों किडनी पर ऐसे देखिए, जैसे आपका किडनी है, ये देखिए किडनी है, तो दोनों किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड ऐसे पाया जाता है, और थायराइड, थायराइड आप लोग यहाँ पे, थायराइड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया जो पेयर में पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 15 का फर्स्ट। वायु द्वारा, वायु द्वारा एक्स को आवेशित किया जाता है, या पाया गया कि यक्ष जो आवेश प्राप्त करता है वह वायु के विपरीत है। ओके, वायु द्वारा एक्स को आवेशित किया जाता है, ठीक है। वायु है जो एक्स को आवेशित करता है, जो, ठीक है, यह पाया जाता है कि यक्ष जो आवेश प्राप्त करता है वह वायु के विपरीत। अच्छा, यक्ष और वायु एक दूसरे के विपरीत है, तो मैंने कल ही बताया था आप लोग को क्लास में कि कौन सा बल जो अपोजिट लगता है, कौन सा बल जो अपोजिट लगता है, आपका घर्षण बल और प्रेरक बल, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, घर्षण बल। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम पृथ्वी, हमारे पैर हमारी तरफ ऊपर, जैसे हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं तो ऊपर एक दूसरा अपोजिट बल लगता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका घर्षण और प्रेरक बल, ठीक है। अपोजिट बल घर्षण लगाता है ना, जो हम लोग चलते हैं, हम इधर जैसे मैं, हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो हमारे पृथ्वी, हमारे ऊपर एक बल, नीचे से एक बल लग रहा है, उधर से ऊपर से हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो और प्रेरक बल भी उसी का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु की ध्वनि चाल अधिकतम होती है, ठीक है। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क वायु में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में, ओके, 40 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क वायु में, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु को सदैव आभासी प्रतिबिंब, देखिए मैंने बताया पहली बात तो समतल दर्पण हमेशा याद कर लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक चीज और बताएंगे आपको, देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, बराबर अवतल लेंस, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और देखिए लेंस और दर्पण में डिफरेंस है, ये दोनों बराबर, दोनों का वर्ग, और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, देखिए उत्तल दर्पण, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका देखिए समतल दर्पण आया और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है। बैठ जाओ 2 सेकेंड। 49, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय का जीव, देखिए आपका 19 का जो होगा वो होगा ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया, ठीक है। ये तीनों कैसा है कि आपका एक कोशिकीय जीव, ठीक है।
या एक फूल एक सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है तो हरे, ये देखिए हरे रंग किस फूल में, यही फूल किस कलर दिखेगा, हरे प्रकाश में। देखिए ये प्रकाश के क्या होता है, परावर्तन। देखिए जब हरे प्रकाश को लाल पुष्प ले लेता है तो काला दिखता है। बैठ जाओ, अभी चलना 2 मिनट। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विज्ञान के नियमों की सही व्याख्या करता है? ओके, विज्ञान के नियम दर्शनीय पर घटनाओं में आभासी संबंधों की व्याख्या, विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्षण, विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से ऊंचा है, विज्ञान के नियमों की तुलना विज्ञान के सिद्धांत और विज्ञान से अधिक तर्कसंगत क्या कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान के नियम दर्शीय पर घटनाओं से आभासी संबंध के, विज्ञान के नियम प्रबल सिद्धांत तो नहीं मानता है, यहाँ पे भी सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ पे भी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 21 सही है, ठीक है, ए। उसके बाद शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में कई पूर्व विचार लेके आते जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। निम्नलिखित में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही है? देखिए ये रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर बनते हैं। देखिए ये आसानी से बदले जा सकते हैं, ये बच्चों के विद्यालय अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, वयस्क भी ये विचार रख सकते हैं। देखिए जो विज्ञान के नियम आसानी से बदलते रहते हैं, ठीक है, पूर्व विचार लेके आते हैं जो वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि विज्ञान हमेशा मैंने कल ही बताया था कि अस्थाई होता है, स्थायी नहीं होता कि कोई चीज बना दिया गया वो मान लिया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है विज्ञान की परिकल्पना परीक्षण के निम्नलिखित कौन सबसे उपयुक्त है? प्रैक्टिकल, पहला ऑप्शन, जहां प्रैक्टिकल आ जाए कोई ऑप्शन सब काट दीजिए, ठीक है। तो इसका बी है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के परिकिरण की अवधारणा को सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है? ओके, प्रकाश के परिकिरण दर्शाने वाला चार्ट, नहीं, चार्ट तो पहले काट दो, ठीक। प्रकाश के दर्शाने वाला चलचित्र भी नहीं। देखिए शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइड विलयन में प्रकाश के परिकर, यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, जो आप कोलाइड विलयन लिए होते हैं जैसे दवा होता है उसमें से देखिए जब प्रकाश आप लेके जाइए धूप में कैसे फैलता है, ठीक है। आप कभी भी कोलाइडल जो विलयन वाला दवा होता है उसको लेके जाइए धूप में, देखिएगा कैसे उसकी किरणें फैल जाती हैं। ओके, तो 24 का नंबर सी है, पर ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, किसी शिक्षक ने एक 2 सेकंड बैठ जाओ, हो गया है। किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परख नली में रखा और उसमें एक अल्कोहल डाला। उन्होंने परख नली को तब तक गर्म किया जब तक उसमें सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उसमें आयोडीन का विलयन किया। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी पे लिखे। ओके, पत्ती का रंग नीला से काला हो गया। ओके, पत्ती में स्टार्च है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, देखिए ए प्रेक्षण है, बी निष्कर्ष है। हाँ बी निष्कर्ष ही है, पत्ती का प्रेक्षण किया और पत्ती में स्टार्च है, निष्कर्ष है। ए निष्कर्ष है नहीं, ए और बी दोनों प्रेक्षण है नहीं। हाँ ये सही है ऑप्शन नंबर कि ये निष्कर्ष, पत्ती में स्टार्च, हमें यही प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है। छात्रों के समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना। ओके, विज्ञान की पाठ्यचर्या हमें क्या बनाता है? ठीक है, विज्ञान वस्तु वैधता नहीं, ऐतिहासिक वैधता तो विज्ञान में कभी होता ही नहीं, ठीक है। ओके, पर्यावरणीय वैधता हो सकती है, लेकिन जब ऑप्शन 2 है, दोनों में अगर देखा जाए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है? संज्ञानात्मक, ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुव्यवस्थित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, विज्ञान के मूल्यांकन के लिए कौन सा सही है? ओके, वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के कार्य देना चाहिए। ओके, ओके, उत्तरों के मूल्यांकन के लिए सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। ओके, कह रहा है कि विज्ञान के मूल्यांकन सबसे सही क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, मूल्यांकन के वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग तो नहीं सही है। ओके, ए सही हो सकता है। और देखते हैं लास्ट
ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। वैज्ञानिकों को अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क वो मूल्यांकन एक आधार अपने तर्क बोलते हैं, तर्क, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई चीज मान ली, मतलब क्यों, कैसे, क्या, क्यों, जब क्वेश्चन आता है तो विज्ञान होता है, ठीक है। मैंने पहले जब बताया था साइंस क्या होता है, तो उसमें विज्ञान वही होता है कि जब तक तर्क ना हो, तर्क मूल्यांकन, हमें कह रहा मूल्यांकन की बात कर रहे हैं ना, तो मूल्यांकन पे फोकस करेंगे, तर्क मूल्यांकन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, बी नहीं, ए तो बिल्कुल, बी तो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ओके, विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? वो दिए गए सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करता है। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये नहीं मानती कि कभी विद्या कोई चीज दिया हुआ हो उसी के अकॉर्डिंग, पहले पढ़ लेते पूरा, हो सकता है संदर्भ में वो दिए गए सूचना के आधार अवलोकन पर, अच्छा अवलोकन पर, अवलोकन मतलब देखना, हाँ देखना सही हो सकता है। वो भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्ष के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ओके, वो प्रयोगस्थित अवलोकनों से व्यापीकरण है। एक बार सिद्धांत होने पर सिद्धांत के निरूपण मोदन नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, डी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका डी गलत हो गया है, तो डी वाला ऑप्शन पहले काट देंगे, बचा बी, सी। वी वे भविष्य में अवलोकनों के पूर्वानुमान लगा सकते हैं, वे प्रयोगिक, ठीक है। इसमें मुझे ए बी भी सही है, लेकिन अगर सी इसमें आ गया, थोड़ा सा डाउट है इसमें, लेकिन हमें ए बी सही इसका आंसर लग रहा है, ठीक है। प्रयोगस्थित अवलोकनों की व्यापीकरण है प्रश्न, इसमें मुझे 3 ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसमें ए बी हम पहले ऑप्शन पे, इसलिए उसको पहले लेते हैं। निम्नलिखित में क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दिखाता है? ठीक है, अधिगम के लिए ओलंपियाड नहीं, अनुसंधान प्रयोजन, जहां भी प्रैक्टिकल अनुसंधान आ जाए वहां पे तुरंत कोई ऑप्शन देखना ही नहीं हमें। विज्ञान की कक्षा में लिखित गतिविधियां की जाती है, छात्रों को बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं, बल्ब संयोजक तारे और विभिन्न प्रकार की सामग्री दी जाती है। ओके, जैसे कागज, किले, चिमटी, लकड़ी, जल, नींबू का रस तथा उनसे विद्युत चालन की सामग्रियों के बीच संबंध पड़ताल करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल इस देखिए बहुत सारे सामान दे दिया गया और इससे मतलब बताया गया कि इसमें बच्चे क्या समझेंगे, अवलोकन करना समझेंगे कि वर्गीकरण इसमें क्या हुआ है, माप की परिकल्पना को कि परिचालित रूप से परिभाषित करना। ओके, देखिए इसमें पहले अवलोकन करेंगे, टीचर देंगे तो सारी अवलोकन तो होगा ही। दूसरा वर्गीकरण, वर्गीकरण होगा भाई, इतने सामान है सबको अलग अलग रख देंगे। तीसरा माप नहीं करेंगे, माप क्या, माप तो किसी चीज का नहीं, परिकल्पना से शुद्धबद्ध करने की, आप जो उनके दिमाग में परिकल्पना मतलब जो उनके दिमाग में चल रहा उसको उसी से व्यवस्थित करने की परिभाषा तो काट दो। तो जब परिभाषा कट गया, आपका माप कट गया, तो देखिए इसमें आपका ए बी वाला ऑप्शन पहले जिसमें है वो देख लो, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, लेकिन सी मैंने पहले काट दिया, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये हमारे जो सेट थे 30 क्वेश्चन थे, और मैं आज का क्लास में यही फिनिश करती हूँ। आगे मैं नया सेशन नए सेट के साथ आऊँगी। ओके, थैंक यू।